हेलो एवरीवन, मैं मिस्टर महेश कुमार। मैं आज आपके सामने हाजिर हूँ ग्रामर का एक टॉपिक लेकर, जिस टॉपिक का नाम है वॉइस। प्यारे बच्चों, जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक मैं आपको केवल 5 मिनट में आज समझाऊंगा। यानी कि हम 5 मिनट में वॉइस का जो टॉपिक है उसको समझेंगे, मात्र 5 मिनट में। ये कहना थोड़ा सा कि अजीब सा लगता है, लेकिन हम 5 मिनट में वॉइस का जो टॉपिक है उसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वॉइस का जो चैप्टर है या वॉइस का जो टॉपिक है वो क्लास चाहे 5th हो, 6th हो, 7th हो, 8th हो, 9th हो, 10th हो, 11th हो, ये सभी प्रकार के स्टैंडर्ड में यह टॉपिक है वो सिलेबस में ऐड है। तो आज हम वॉइस का जो टॉपिक है उसको हिलाकर रख देंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आज मैं आपके सामने जो बात करने जा रहा हूँ वो किसकी होगी? वॉइस की। जैसे कि इसमें कोई ट्रिक नहीं है, न इसमें कोई बात करें शॉर्टकट की, न कोई शॉर्टकट है। और आप तो जानते ही हो कि ट्रिक का मतलब क्या होती है? जालसाजी होती है। और जालसाजी के चक्कर में हमें बिल्कुल भी पड़ना नहीं है। जैसा कि मैंने अभी बताया था, तो सबसे पहले वॉइस के चैप्टर को सीखने के लिए मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखता हूँ। वो ये है कि सबसे पहले तो जो हमारा टॉपिक है वॉइस, इसका हिंदी अर्थ है या इसका जो हिंदी मीनिंग है वो होता है वाच्य। यानी कि वॉइस का हिंदी में अर्थ क्या होता है? वाच्य होता है। बहुत सारे विद्यार्थी इसको वाक्य भी कहते हैं, लेकिन ये कभी वाक्य नहीं होता है। यानी वॉइस का शाब्दिक अर्थ मान लो या वॉइस का जो हिंदी अर्थ है वो होता है वाच्य। दूसरा, यदि हम बात करें वॉइस की, तो वॉइस है वो हमेशा वर्ब का बनता है। यानी कि जो वॉइस है वो हमेशा वर्ब का बनता है। यदि हम बात करें वर्ब की, तो वर्ब है वो वॉइस का ही एक रूप है। कि अपन कह सकते हैं कि वर्ब के बिना हम वॉइस नहीं बना सकते। तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि थोड़ा सा हम इस वर्ब के बारे में बात करें। हम बात करें वर्ब की, तो वर्ब है वो हमारे सामने 2 प्रकार की हो सकती है, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं और मेन वर्ब भी कह सकते हैं। जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले दिए गए सेंटेंस में हमें वर्ब को आइडेंटिफाई करना है कि दिए गए सेंटेंस में वर्ब क्या है। सेंटेंस में वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, इसके साथ वो मेन वर्ब भी हो सकती है। यदि सेंटेंस में मेन वर्ब है तो आप मेन वर्ब को कीजिए अंडरलाइन। यदि सेंटेंस में दोनों है, हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब भी, तो आप सेंटेंस में दोनों ही वर्ब को अंडरलाइन कीजिए। क्योंकि हमारा जो वॉइस है वो किसका बनेगा? वर्ब का। तो वर्ब को अंडरलाइन करना हमारे लिए अनिवार्य है। अब बात करें हम वर्ब की, हमारे ग्रामर में हम देखें तो वर्ब की 5 फॉर्म होती है। यानी कि वर्ब की 5 फॉर्म होती है, लेकिन यहाँ हम केवल वर्ब की 3 फॉर्म की बात करें तो वो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास एक वर्ड है प्ले। प्ले वर्ब है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हम इसकी सेकंड फॉर्म की बात करें तो वो होती है प्लेड, और थर्ड फॉर्म की बात करें तो वो भी क्या होती है? प्लेड। अब कन्फ्यूजन ये होता है कि मैंने पहले कहा था आपको कि वॉइस सीखने के लिए हमें वर्ब को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, वर्ब को अंडरलाइन करना जरूरी है। हमारे सामने बहुत बार कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि यहाँ पर देखो जो प्लेड और प्लेड दोनों सेम है, और विद्यार्थी कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो सबसे पहला काम तो यही बनता है कि हम इस वर्ब को पहचानें। तो प्यारे बच्चों, जब भी सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो उसके पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब होती है, और जिस हेल्पिंग वर्ब के बाद में ये वर्ब आ रही हो उसको हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं। तो हम आराम से दिए गए सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म को, सेकंड फॉर्म को और फर्स्ट फॉर्म को पहचान सकते हैं, क्योंकि बिना वर्ब के हम वॉइस नहीं बना सकते। यानी कि हम एक्टिव को पैसिव में नहीं बदल सकते। हम बात करें इसके आगे, तो किसी भी सेंटेंस में हम देखें तो वॉइस का जो सेंटेंस है उसमें हमेशा 3 चीज़ों का होना अनिवार्य है। कितनी? 3 चीज़ों का। कौन कौन सी? नंबर 1 है सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। यानी कम से कम सेंटेंस में 3 का होना आवश्यक है। हम बात करें सिंपल सेंटेंस की, चाहे वो सेंटेंस हमारा असर्टिव का अफर्मेटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो इंटरोगेटिव हो, लेकिन उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। मैं एक बार दोबारा अपनी बात को रिवाइज करता हूँ कि वॉइस हमेशा वर्ब का बनता है। हमें सबसे पहले दिए गए सेंटेंस में वर्ब को पहचानना है। हो सकता है कि उस वर्ब का आपके सामने हेल्पिंग वर्ब आ रही हो या वो मेन वर्ब आ रही हो। तो सेंटेंस में
इन दोनों ही एलिमेंट्स को या फिर जो भी उसमें वर्ब दी गई है उसको अंडरलाइन करना है। वर्ब की वैसे इंग्लिश में ग्रामर में 5 फॉर्म होती है, लेकिन हम यहाँ पर 3 की बात कर रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। हम बात करें इन दोनों सेम वर्ब को पहचानने की कि कौन सी सेकंड फॉर्म है, कौन सी थर्ड फॉर्म है, तो जिस वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब होगी वो तो थर्ड फॉर्म होगी, ये सेकंड हो गई और ये फर्स्ट फॉर्म हो गई। उसके बाद में जैसा कि मैंने अभी बताया था, और ये ध्यान देने योग्य बात भी है, क्योंकि एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है उसमें हमेशा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, आवश्यक है। हम कह सकते हैं कि हम एक्टिव से या एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है उसको किस में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस तो आपके सामने दिया हुआ मिलेगा और पैसिव वॉइस आपको बनाना है। तो अभी मैंने कहा था कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में 3 चीजें, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक है। अब करना क्या है कि जो भी आपके सामने स्ट्रक्चर दिया गया है या जो भी इसमें एलिमेंट्स हैं उनके स्थान केवल आपको बदलने हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इधर का उधर करना है। और सर मेरे हिसाब से तो इधर का उधर करने में तो आप माहिर हो ही। जैसे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम कहेंगे एक्टिव वॉइस, यानी कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का हो गया। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो बनेगा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, और इसका जो सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का वो बनेगा पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। हम बात करें ऑब्जेक्ट की, तो इसके पहले हमेशा क्या आता है, प्रीपोजिशन। इससे पहले हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले की बात करें तो वहां पर हमेशा आता है बी, यानी कि ये हो गया आपका पैसिव। ऊपर वाला जो दिया हुआ है स्ट्रक्चर वो तो एक्टिव वॉइस का है और नीचे वाला वो पैसिव वॉइस का है। हम बात करें इसकी तुलनात्मक की, बात करें दोनों में अंतर की, तो वो ये है कि हमारे पास यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन हमारा जो पैसिव वॉइस है उसमें सब्जेक्ट है, बी आ रहा है, थर्ड फॉर्म है, प्रीपोजिशन है और ऑब्जेक्ट है। तो इसमें 2 चीज़ नहीं आ गई, यानी कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का सेंटेंस है उसमें 2 चीज़ नहीं है। कौन कौन सी, एक तो है प्रीपोजिशन और दूसरा है इसमें बी। तो थोड़ा सा हम इसको समझ लें। हम बात करें प्रीपोजिशन की, एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमेशा पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। तो सामान्यतः हम प्रीपोजिशन के रूप में बाई का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा बहुत बार सेंटेंस में प्रीपोजिशन विद भी आता है, ऑफ भी आता है और एट भी आता है, लेकिन जनरली या मुख्यतः जो प्रयोग होगा वो किसका होगा, बाई का होगा। तो ये बात क्लियर हो गई कि पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा प्रीपोजिशन बाई लगता है। हम बात करें बी की, मैंने अभी कहा था आपको कि वॉइस का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं और बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि वॉइस सीखने के लिए या वॉइस को समझने के लिए टेंस का आना जरूरी है। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ आपको कि वॉइस को सीखने के लिए, समझने के लिए टेंस का आना कोई आवश्यक नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम टेंस की सहायता से या टेंस के नॉलेज के साथ ही हम एक्टिव को पैसिव में बदलें। हम बिना टेंस के भी एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। तो किस प्रकार से, अभी मैंने बात की थी बी की, ये दोबारा लिखा हुआ है क्योंकि मैंने कहा था कि जो वॉइस है वो हमेशा वर्ब का बनेगा, और हम बी की बात करें तो बी है वो भी वर्ब का रूप ही होता है, क्योंकि बिना वर्ब के तो हम एक्टिव को पैसिव में चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो बी है वो भी वर्ब का ही रूप है या वर्ब की फॉर्म है। हम इस बी को थोड़ा सा और आगे डिस्क्राइब करें, थोड़ा सा और इसको समझें, तो बी की फॉर्म होती है, हम बात करें इसकी फर्स्ट फॉर्म की तो वो होती है इज, एम और आर, ये तो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हम बात करें इसके आगे वॉज और वर, ये होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। हम बात करें बीन, बी डबल ई एन, ये होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। और लास्ट इसकी आती है बीइंग। जो बीइंग है वो हमेशा होता है आई एन जी की फॉर्म। यानी हमारे पास जो बी है उसकी फॉर्म आ गई कितनी, 4। कौन कौन सी, बी की फर्स्ट फॉर्म होगी इज, एम, आर, सेकंड फॉर्म होगी वॉज, वर, थर्ड फॉर्म होगी बीन और इसकी लास्ट है वो होगा बीइंग। तो आराम से आप इस बात को याद कर सकते हो, न तो इसको लिखने की आवश्यकता है न इसको नोट करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम बिना टेंस की सहायता के ही एक्टिव को पैसिव में चेंज कर रहे हैं। तो एक बार आप मेरे साथ में इस बात को बोल सकते हो, अपनी इस बात को आप रिवाइज कर सकते हो। यदि मैं आपसे पूछूं कि बी की कौन कौन सी फॉर्म होती है तो आप बोल सकते हो कि बी की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, इज, एम, आर, सेकंड फॉर्म वॉज, वर, थर्ड फॉर्म बीन और लास्ट बीइंग जो आईएनजी का फॉर्म होता है। अब हमारे पास में यहाँ 2 थे, मैंने ऊपर लिखा है एक्टिव वॉइस, बनाना क्या इसका पैसिव वॉइस।
यहाँ पर जो मैंने बी के सामने लाइन लिखी है, इसके जो ऊपर वाली जो लाइन है वो तो हमेशा होगा पैसिव वॉइस, और जो नीचे वाला है वो होगा एक्टिव वॉइस। ऊपर दिया हुआ इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बीइंग किस में आएगा? पैसिव वॉइस में। और जो नीचे दिया हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी जो किस में आएगा? एक्टिव वॉइस में। तो मैं थोड़ा सा आपको आगे और बता दूं। यदि एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है उसमें किसी भी वर्ब के साथ में आईएनजी हो तो पैसिव के अंदर हमेशा वो आईएनजी किस में बदलता है? बीइंग में। पहला तो ये हो गया। दूसरा बात करें, हम एक्टिव को पैसिव में चेंज कर रहे हैं और यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई तो वो हमेशा किस में बदलेगी? बीइंग में। दो हो गए। तीसरा बात करें, यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या इसके अलावा डिड हो, तो देखो प्यारे बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर और समझ लीजिए, क्योंकि बहुत बार एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आती है और बहुत बार डिड भी आता है। डिड कब आएगा? या तो आपका वाक्य इंटरोगेटिव हो या आपका वाक्य नेगेटिव हो। या तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में डिड आएगा या फिर नेगेटिव सेंटेंस में डिड आएगा। तो यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ साथ डिड हो तो वो हमेशा पैसिव वॉइस में बदलेगा। किस में? वॉज और वर में। इसी प्रकार से यदि सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, इसके अलावा एस और ई एस हो, डू और डज हो, सेम यही फॉर्मेट है। यदि आपके एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, एस और ई एस हो, डू या डज हो, डू और डज भी हमेशा या तो आएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस में या आएगा नेगेटिव सेंटेंस में। और यदि ऐसा हमारे सेंटेंस में होता है तो उसको पैसिव बनाते समय किस में बदलोगे? इज, एम और आर में। तो इस प्रकार से आप एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को बिना टेंस की सहायता के आराम से पैसिव वॉइस में बदल सकते हो। एक बार दोबारा सुन लीजिए। हम बात करें बिना टेंस के, हम यहाँ पर इजीली एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में आराम से चेंज कर सकते हैं। मैंने बताया था आपको, यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, साथ में एस और ई एस हो या डू और डज हो, तब तो किस में बदलेगा? इज, एम और आर में। यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या डिड हो तो किस में बदलेगा? वॉज और वर में। यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो वो हमेशा बीन में, और यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आईएनजी हो तो वो बदलेगा पैसिव वॉइस में बीइंग में। तो इस प्रकार से आप बिना टेंस के आराम से एक्टिव को पैसिव में बदल सकते हो। अब मैं आपके सामने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए। नंबर फर्स्ट, आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। अभी मैंने कहा भी था कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में 3 एलिमेंट्स का होना आवश्यक है। कौन कौन सा? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये दिया हुआ भी है। आपका जो सेंटेंस है उसमें आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, हम इसके बात करें एलिमेंट्स की तो सबसे पहले आई दिया हुआ है जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। हम बात करें स्पीक की तो ये है वर्ब, बात करें इंग्लिश की तो इसमें है ऑब्जेक्ट, और फ्लुएंटली इसमें है एडवर्बियल। तो हम बात तो इनकी कर रहे थे, क्योंकि जब हम एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं तो मैंने पहले कहा था सबसे पहले दिए गए सेंटेंस में आपको वर्ब को अंडरलाइन करना है, चाहे वो वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो वर्ब मेन वर्ब हो। तो इस दिए गए सेंटेंस में जो वर्ब आ रही है वो स्पीक है, तो स्पीक को अंडरलाइन कर दीजिए, ये आपकी वर्ब हो गई। अब उसके बाद में आपको जो यहाँ पर बताया गया है उसके अनुसार आराम से आप सेंटेंस को इसमें चेंज कर सकते हो, यानी कि एक्टिव का पैसिव बनाना है। मैंने कहा था इधर का उधर, या फिर हम जो एलिमेंट्स हैं उनके स्थान बदलेंगे। तो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जो इंग्लिश है वो ऑब्जेक्ट है, क्या बनेगा? ये पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट। तो यहाँ आ गया इंग्लिश, यहाँ पर था ये ऑब्जेक्ट, अब यहाँ क्या बन गया? सब्जेक्ट। तो पहला काम हो गया। इसके बाद में आ रहा बी, तो दूसरी बात अपनी वर्ब आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और मैंने कहा भी था आपको कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, ये दे रखी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसके ऊपर क्या आ रहा है? इज, एम और आर। तो इसका मतलब ये किस में बदलेगा? इज, एम और आर में। तो इंग्लिश सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तो इसमें आ गया इज, इंग्लिश इज। नंबर 3, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन। तो यहाँ लिखा आपने स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन। बचा क्या इसमें? फ्लुएंटली। तो आप इसको यहाँ ले आइए,
अब क्या आ रहा है इसके बाद में, प्रीपोजिशन आ रहा है। प्रीपोजिशन क्या आएगा, बाई आएगा। इसके बाद में ऑब्जेक्ट है, तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो क्या बनेगा, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मी सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, तो इसका मी क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। तो हमारा एक्टिव का जो सेंटेंस था किस में बदल गया, पैसिव में। इंग्लिश इज स्पोकन फ्लुएंटली बाई मी। दूसरा एग्जाम्पल, यह आपका सेंटेंस है, राम किल्ड रावण। एक बार दोबारा देखिए जो मैंने ऊपर लिखा था। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में इन 3 एलिमेंट्स का होना आवश्यक है। कौन कौन सा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगेगा, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के रूप में क्या आएगा, बाई। प्रीपोजिशन से पहले की बात करें तो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वर्ब से पहले बी का यूज और सब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया आपका पैसिव। और ऊपर वाला एक्टिव। हम यदि बी की बात करें, मैंने भी बताया था आपको, यदि हम इस बी की बात करें तो इसकी फॉर्म होती है इज, एम, आर। ये तो हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वॉज और वर, ये हो गई वर्ब की सेकंड फॉर्म। हम बात करें बीन, ये हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। और लास्ट आती है इसकी बीइंग, ये होती है आईएनजी फॉर्म, आईएनजी का फॉर्म। ये तो हो गया आपका पैसिव वॉइस और ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। अब मैंने एग्जांपल लिखा था अभी आपके सामने। एग्जांपल था राम किल्ड रावण। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, बहुत सारे सालों से हम इस सेंटेंस को पढ़ते आ रहे हैं। राम किल्ड रावण। सबसे पहले तो आप इस रूल के अनुसार, यानी कि एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है उसमें मैंने 3 एलिमेंट्स बताए थे आपको, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो आपका जो सेंटेंस है यहाँ पर 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको वर्ब को अंडरलाइन करना है, क्योंकि पैसिव वॉइस, सॉरी हमेशा जो वॉइस है वो किसका बनेगा, क्योंकि जो वॉइस है वो हमेशा बनता है वर्ब का, यानी कि वर्ब को पहचानना बहुत आवश्यक है। तो आपने यहाँ पहचान लिया, जो किल्ड है वो वर्ब है, राम है वो सब्जेक्ट है और रावण इसमें ऑब्जेक्ट है। 3 चीजें हो गई। ऊपर वाला हो गया एक्टिव वॉइस। अब हम इस सेंटेंस को किस में बदलेंगे, पैसिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में बिल्कुल इसका उल्टा है, यानी एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बनेगा, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। तो इसमें क्या ऑब्जेक्ट है, रावण, तो रावण क्या बनेगा यहाँ सब्जेक्ट। तो यहाँ लिखा आपने रावण। पहला काम हो गया। दूसरा आ रहा है बी। तो अब देख लीजिए यहाँ पर जो किल्ड है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्या पता चला आपको, मैंने बताया था अभी आपको, किल, किल्ड और किल्ड, ये 3 फॉर्म है वर्ब की। दोनों सेम आ रही हैं, हमें इसमें अंतर करना है। मैंने पहले कहा था आपको कि जिस वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब जुड़ी हुई हो वो तो कौन सी होती है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो नंबर 2 पे बी आ रहा है, इस बी के आधार के ऊपर हमें इसको चेंज करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो वो हमेशा किस में बदलेगा, वॉज और वर में। तो यहाँ पर क्या आएगा, रावण के साथ में वॉच। नंबर 3 वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म इसकी होगी किल्ड। तो किल्ड आ गया, प्रीपोजिशन बाई, और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो क्या बनेगा, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आ गया राम। तो यानी केवल आपने इनके स्थान बदले हैं और बी के अनुसार आपने इस वर्ब को चेंज कर दिया। तो कहीं पर भी हमें टेंस की कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही है कि इसमें प्रेजेंट है, इसमें पास्ट है, इसमें फ्यूचर है, इसमें कंटिन्यूअस है, इसमें परफेक्ट है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बिना टेंस की सहायता के भी हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज रीडिंग ए बुक। सिंपल सेंटेंस है, शी इज रीडिंग ए